Good evening, students and Deepsa. Good evening. Let us start with our today class. और आज बारी है हम लोग का यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का L3 तीसरा नंबर लेक्चर है। ऑलरेडी 2 लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग हमारा पुराना लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो दोनों देख लीजिए, बिकॉज सभी एक दूसरे से रिलेटेड है, वो देखना जरूरी है। उसके बाद ही अपना काम आएगा। और आज का बारी है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके पहले हम लोग अलग अलग मेथड्स देखे थे, तो सो लेट अस मूव। और उससे पहले देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड स्लाइमोर्स। मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एक नहीं कई सारा मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें कि हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया और स्लाइमोल्स को इंक्लूड करेंगे। जितना भी जो लाइफ है, इसके पहले वाला जो 2 क्लासेस था उसमें हम लोग क्या बोले थे कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए थे कि वो लाइफ लिविंग किसे कहेंगे, है ना। उसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज था, कुछ कैरेक्टर्स था। अब सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर एक साथ मिला दें तो वही हमारा कहलाएगा डाइवर्सिटी, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है। अभी की बात अगर करते हैं एट प्रेजेंट कि लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार ओनली। मतलब 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मैं लगाया ओनली, मतलब कि इससे भी ज़्यादा अभी और भी ऑर्गेनिजम्स है जिसके बारे में कि हम लोग नहीं जानते। मतलब अबाउट 1.25 मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड 0.55 मिलियन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स हैव बीन स्टडीड, जो कि इसमें शामिल है ये वाला। डिस्क्राइब एंड प्रोवाइडेड नेम्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये सभी को डिस्क्राइब किया जा चुका है और उसे नाम भी प्रोवाइड किया जा चुका है। लेकिन अगर इसके अलावा की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं, मतलब बहुत सारा जिसके बारे में कि हम लोग अभी तक जानते नहीं हैं, और तुम लोग अगर आगे बढ़े और इंटरेस्ट हो आगे चल के कि बायोलॉजिस्ट बने, इंटरमोलॉजिस्ट बने, तो फिर इस फील्ड में थोड़ा सा डेवलपमेंट करना है, तुम लोगों को आगे बढ़ना है तो और बहुत कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ, अलग अलग इंसानों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, चॉइस होता है। अभी हमारे जहाँ पर मैं डिगबोई में हूँ, राजीव रुद्र टारियांग डिगबोई कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं, तो उनका क्या है कि अगर बोल दिया जाए कि फलाने जगह एक इंसान बीमार है तो शायद ना आए, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि उस जगह पे एक बड़ा सा सांप निकला हुआ है, वो गाड़ी उड़ी हथियार लेके आ जाएंगे सांप को पकड़ के जंगल में छोड़ने का। तो प्रोफेसर हैं, ठीक है, बट इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, प्रोटेक्शन करना। और वो प्रोफेसर तो हैं, लेकिन कई सारा वेराइटी जो कि नॉर्थ ईस्ट जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं अभी, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। और यहीं पर पास में, तो अगर तुम लोग जानना चाहोगे तो राजीव रुद्र टारियांग, वो फेसबुक पे इस नाम से खोजोगे तो मिल जाएंगे। उनके प्रोफाइल पे या उनके पोस्ट में भी कई सारा ऐसा चीज़ मिल जाएगा। वैसे ही अगर तुम लोग भी हो, मान लो ठीक है अभी डॉक्टर बनने का है, लेकिन अगर डॉक्टर के अलावा अगर कुछ और भी है, इंटरेस्ट अगर आ जाता है तो ऐसे भी सर्च कर सकते। ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर वो सब काम नहीं करता, डॉक्टर भी काम करता है, और अपनी फील्ड अपनी मर्जी, राइट। तो सिंगल ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स हाउएवर आउट नंबर्स ऑल प्लांट्स, सिर्फ एक इंसेक्टा, मतलब इंसेक्ट्स ग्रुप का जो ऑर्गेनिजम्स है वो जितना भी प्लांट्स है उससे ज्यादा है। मतलब अभी जो देखे थे 0.55 मिलियन, उससे भी ज्यादा सिंपली इंसेक्टा फैमिली का जो है, ठीक है, इतना ज्यादा इस जीव जंतु का नंबर है। एवरी ईयर अबाउट 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स आर डिस्कवर्ड, प्रत्येक साल 15,000 न्यू ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। जैसे कि अभी बताए टारियांग सर, तो टारियांग सर के जैसा और भी बहुत सारे सर लोग हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि यही काम में लगे हुए अपना काम भी कर रहे हैं, प्लस न्यू ऑर्गेनिज्म का सर्च भी कर रहे हैं। इंटरेस्ट है और उसी के अनुसार ये खोजते रहते हैं और भी बहुत कुछ मिलता है। ये देख रहे हो मैं पीछे में बटरफ्लाई, ये भी उसी वेरिएशन से है और उसी इंसेक्टा से बिलोंग करता है। इंसेक्ट्स तुम लोग के आसपास में बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होगा। अब इंसेक्ट्स को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोलते हैं। अगर हिंदी की इंग्लिश में तो इंसेक्ट्स ही बोला जाता है, अगर हिंदी में बोले तो कीड़े मकोड़े, हाँ, बंगाली में बोले तो इसे ही आई थिंक पोका कहा जाता है ना। अलग अलग नाम से बोलता है, बट है चीज वही। इंसेक्टा से जितना भी ऑर्गेनिज्म बिलोंग करता है सबका सब इंसेक्ट्स ही है, राइट, जो इंसेक्टा से बिलोंग कर रहा है। बाय द वे हम लोग डिटेल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं।
आगे चल के एनिमल क्लासिफिकेशन, तो किस प्रकार से हम लोग क्लासिफाई करेंगे, किस प्रकार से उसका नाम देंगे, ये सब चीज़ धीरे धीरे करके आएगा। बस टर्म एंड कंडीशन अप्लाई कि तुम्हें हमारे क्लास में रेगुलर रहना है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना है। और तुम्हें बता दूं कि ये सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में तो आता ही आता है, प्लस तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, क्योंकि अगर 11 का एग्जाम पास करना है, 12th का एग्जाम पास करना है, तो ये सारा चीज़ आएगा। सो अच्छे से रखना है। कहता है बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये टॉपिक बोरिंग डिजाइन का टॉपिक है और इसे याद करना पड़ता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये बोरिंग कहने का है अगर हम लोग ध्यान से ना पढ़ें तो, लेकिन अगर ध्यान से इसे समझ जाए तो ये इंटरेस्टिंग है, बिकॉज डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं, ओवरऑल अपने अगर हम लोग बात करें तो जो फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना इंटरेस्टिंग है, जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ाएगा, उतना ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक भी है और एग्जाम के लिए भी उतना ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि वो सबसे क्वेश्चन आता है वैसे इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, जस्ट thousands आर स्टिल अननोन एंड आर येट टू आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब। और थाउजेंड्स मतलब 15,000 प्रत्येक साल न्यू स्पीसीज खोजा जाता है, और हजारों की संख्या में बहुत सारा ऐसा है जिसे कभी खोजना बाकी है, जो कि खोजा जा रहा है। इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि जितने भी इंडिविजुअल्स है, जितने भी जीव जंतु, इस सभी के बारे में स्टडी करना फुल्ली इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करते हैं, ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स, कैरेक्टर्स एंड यूसेज। और ये भी इम्पॉसिबल है कि प्रत्येक ऑर्गेनिम्स का नाम हम जान पाएं, उसका कैरेक्टर्स जान पाएं, उसका यूज क्या है, उसकी ये सब हम लोग उसका जान पाएं, ये संभव ही नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। सो बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइस्ड टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड ग्रुपिंग। मतलब इसीलिए क्या है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, कुछ बेसिस के आधार पे बायोलॉजिस्ट ने कुछ टेक्निक डेवलप किया ताकि ये सभी का अच्छे तरीके से नॉलेज गेन किया जा सके। मतलब उसको आइडेंटिफाई करना, नेमिंग करना और ग्रुपिंग करना वेरियस ऑर्गेनिम्स का, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटेंट ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एज पर सर्टेन रूल्स। मतलब कुछ रूल के अनुसार उसको डिफरेंसेस या सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी के आधार पे क्लासीफाई करना है। और बच्चों बता दूं कि जब तुम लोग पढ़ते हो एनसीईआरटी की बुक पार्टिकुलरली, तो जब एनसीईआरटी की बुक पढ़ते तो वहां पर देखना कि प्रत्येक चैप्टर के या यूनिट के स्टार्टिंग में कुछ फोटोज दिया हुआ है, साइंटिस्ट वगैरह का नाम और उसका डिटेल दिया हुआ है। ये भी अपने को पढ़ना है, क्योंकि इससे भी रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है और इसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट हु स्टडी एंड कंट्रीब्यूट टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज सिस्टमेटिस्ट और टेक्सोनोमिस्ट। मतलब जो कि सिस्टमेटिक्स या क्लासिफिकेशन में अपना योगदान दिया है, वैसे साइंटिस्ट को हम लोग सिस्टमेटिस्ट या टेक्सोनोमिस्ट कहते हैं। एंड देयर सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक, लैटिन सिस्टेमा मींस ऑर्डर और सीक्वेंसेस। ठीक है, मतलब और इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम लोग सिस्टमेटिक्स कहते हैं। बता दूं कि पहले के समय में इससे रिलेटेड, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट, अभी भी इसे क्वेश्चन आता है ये टर्म वगैरह के लिए। ये टर्म वगैरह क्या है, सिनोनिमसली कभी यूज होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंसेस है इन रियलिटी, माइनर डिफरेंस को लेके इसमें क्वेश्चन आया करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसीलिए इसको अच्छे से ख्याल रखना है। द टर्म सिस्टमेटिक्स वाज coined by C. Linnaeus। इस टर्म, ये कैरोलस लिनियस ही है, C. Linnaeus, ये काफी घिसा पिटा क्वेश्चन है और नीट में तो आता ही आता है कैरोलस लिनियस के बारे में। जनरल नॉलेज में भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में, इसीलिए देखोगे इसका हमेशा डिटेल्स रहता है। और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। Now coming to the systematics, generally the term such as classification, systematics and taxonomy are used interchangeably, but taxonomists like G. Simpson later relate them to separate fields। G. Simpson, ये हैं G. Simpson। तो G. Simpson नॉर्मली होता है क्या कि जनरली कि एक ही सिनोनिमसली यूज कर देते हैं इंटरचेंजेबली एक जगह पे दूसरे को, लेकिन जी सिम्पसन ने इस सभी में थोड़ा सा डिफरेंस बताया और अलग अलग फील्ड को अलग अलग किया। तो हम लोग पहले देखते हैं सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स क्या होता है? इट इज ए स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड ऑन
मतलब ये स्टडी है डाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिटी का और उसका कॉम्पिटिटिव और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का, मतलब आपस में कंपैरिजन करके और इवोल्यूशन का रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने का, किसके आधार पे, बेस्ड ऑन देयर एनाटॉमी, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम लोग मैमल्स की बात करते हैं, चाहे उरांगुटान हो, गिब्बन हो, चिंपैंजी हो या ह्यूमन बींग्स हो, इंटरनल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लगभग सेम है, बोन का स्ट्रक्चर माइनर डिफरेंसेस है, उसी के आधार पे बोले कि ये मैमेलिया में है, इस प्रकार से। मतलब एक तो एनाटॉमी के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं, इवोल्यूशनरी क्या बोल रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं। उसका बाद फिजियोलॉजी, उसका फिजियोलॉजी कैसा है, बायोकेमिस्ट्री कैसा है, इकोलॉजी कैसा है, वो किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहता है, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पर जब शामिल करते हैं तो इसे कहते हैं सिस्टमेटिक्स। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू। और तुम्हारा 11 के एग्जाम जब होता है, बोर्ड का एग्जाम, तो उसमें भी इसका डेफिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स हम लोग कह सकते हैं सिम्पसन रिगार्डेड क्लासिफिकेशन एज ए सब टॉपिक ऑफ सिस्टमेटिक्स दैट डील्स विद ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड टैक्सोनॉमी एज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्योर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब यहाँ पर जो ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को शामिल करते हैं, इसे प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्योर ऑफ क्लासिफिकेशन को सिम्पसन ने रिगार्ड किया सिस्टमेटिक्स। ओके, तो अब हम लोग सिस्टमेटिक्स एज पर द जॉन रे, ये हैं जॉन रे, ओके, एन इंग्लिश नेचुरलिस्ट coined द टर्म स्पीसीज फॉर ए ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन जीनस एंड स्पीसीज। मतलब जॉन रे, ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि जॉन रे टर्म यूज किया था, क्या, स्पीसीज, ये इंपॉर्टेंट है। और ये काफी बार क्वेश्चंस पूछा गया है, मेरे ख्याल से 10-12 साल का जब तुम क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा कि कितना ये क्वेश्चन रिपीट होता है इनके बारे में। हु गेव द नेम या यूज द टर्म स्पीसी, और ये नाम है जॉन रे ने इसे यूज किया था। द टर्म मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स वर आल्सो कॉइन्ड बाय हिम। मतलब ये जॉन रे ही थे जो कि मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन्स टर्म्स को यूज किए थे। ठीक है, okay, Carolus Linnaeus, a Swedish naturalist often referred to as father of taxonomy, published Systema Naturae and described 4326 species of animals। अब यहाँ पर ये अक्सर क्वेश्चंस आ जाया करता है कि who is known as the father of taxonomy, और इसका आंसर होगा कैरोलस लिनियस। अगर सिंपली नाम लिनियस भी याद रखते हैं तो ये अपना काम हो जाएगा, कैरोलस लिनियस जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये काफी, और इनका जो बुक पब्लिश हुआ था उसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरे, और जिसमें कि 4326 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, मतलब यहाँ पर एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसका, कैरोलस लिनियस का। स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम इन 1753 contain description of 5900 species of plants, and these were arranged according to his system of classification based on sexual character। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स के आधार पे स्पीसीज प्लांटेरम में 5900 स्पीसीज को क्लासिफाई किया गया था। एंड Carolus Linnaeus also introduced system of nomenclature of plants and animals known as binomial nomenclature। ये तुम लोग जानते होगे, ये क्लास 9-10 में भी ये था कि who use the binomial nomenclature या system of classification binomial nomenclature भी इन्होंने ही यूज किया था। ये भी काफी नीट के लिए क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ ये 1 नंबर या 2 नंबर के डेफिनेशन में हमारे बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चंस आया करता है। ओके, नाउ क्लैडिस्टिक्स। Cladistics classified organisms according to the historical order in which the evolutionary branches arose। जो क्लैडिस्टिक्स से बिलोंग करता है, क्लैडिस्टिक पार्ट वाले ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया उसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पे, हिस्टोरिकल ऑर्डर किस तरीके से वो डेवलप किया उसके आधार पे इसे अरेंज किया गया, उसे ही क्लैडिस्टिक्स कहते हैं। दिस लीड टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स
और बायोसिस्टमेटिक्स। और ये इसी के आधार पे जो टर्म यूज हुआ उसे न्यू सिस्टमेटिक्स या बायोसिस्टमेटिक्स हम लोग कहेंगे। क्या होता है न्यू सिस्टमेटिक्स या बायोसिस्टमेटिक्स में? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पे इसे क्लासिफाई किया जाता है, राइट। Now, new systematics, that is new systematics or biosystematics, it is a concept of systematics that considers a species to be product of evolution. New systematics के अनुसार कहना कि ये जो species है, new species का जो generation होता है वो evolution का product है, मतलब evolution से बनता है। It takes into consideration all the known characters of organisms and all known evidences from different fields of biology. मतलब ये बायोसिस्टमेटिक्स जो है ये जितना भी उस ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टर्स अभी तक में नोन है, खोज लिया गया है, और बायोलॉजी के अलग अलग फील्ड्स में भी जितना उसका एविडेंसेस है उसके आधार पे इसे क्लासिफाई किया जाता है। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स वाज डेवलप्ड बाय सर जूलियन हक्सले इन 1940। किसके द्वारा? हक्सले के द्वारा। ये याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू, कई बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। जॉन हक्सले, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमेटिक्स। अब आते हैं द इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है न्यू सिस्टमेटिक्स या बायोसिस्टमेटिक्स का। नंबर 1, स्पीसीज आर नॉट आइसोलेटेड, दे आर related among themselves by common descent and differ from them due to accumulation of different variations। इनका कहना है कि स्पीसीज जो है वो आइसोलेटेड नहीं होता, वो अलग अलग नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक दूसरे के बीच में, एंड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन, उसमें जो वेरिएशन जमा होते गया उसके कारण वो न्यू स्पीसीज जैसा है, बट उसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। एंड मेन स्ट्रेस इज लेड अपॉन सब स्पीसीज एंड पॉपुलेशन इन इंस्टेड ऑफ स्पीसीज। तो ये बायोसिस्टमेटिक्स में सब स्पीसीज पे ध्यान दिया गया इंस्टेड की स्पीसीज, मतलब इनको जो एक्स्ट्रा मिला, हल्का सा वेरिएशन मिला, उन्होंने कहा कि ये इसी का स्पीसीज है, मतलब सब स्पीसीज है। मतलब इन्होंने इट हैज गिवन राइज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन सिस्टमेटिक्स, मतलब न्यू सिस्टमेटिक्स ही पॉपुलेशन सिस्टमेटिक्स के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिकल डेटा इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रिमिटिवनेस और एडवांसमेंट ऑफ स्पीसीज। अब जो स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल होता है उसी के आधार पे प्रिमिटिवनेस या एडवांसमेंट डिटरमाइन किया जाता है। कैसे ये डेटा होगा? जैसे कि अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग चिंपैंजी से डेवलप किया। अब चिंपैंजी का बायोडेटा लिया जाएगा, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है, उसका ब्रेन कितना डेवलप है, ह्यूमन बींग्स का देखा गया, ओरांग उटान का देखा गया, गोरिल्ला का दिखा जाना, और सारे को कंपेयर करके ये पता करना होता है इसमें, इस ब्रांच बायोसिस्टमेटिक्स में, कि कौन ज्यादा एडवांस्ड है। तो जैसे ज्यादा कैरेक्टर्स है, ज्यादा ब्रेन डेवलप है, ज्यादा एडवांस कैरेक्टर्स पाया जाता है ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए ह्यूमन बींग ज्यादा डेवलप है। इसी के आधार पे ये क्लासिफाई किया जाता है न्यू सिस्टमेटिक्स में। नाउ कमिंग टू द क्लैडिस्टिक्स। क्लासिफिकेशन मींस द ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स। क्लैडिस्टिक्स के अनुसार ग्रुप्स में जो अरेंज किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, उसे ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीड्यूर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये कौन दिया था? एपी डे कैंडोले इन 1813 में। मतलब ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जो कि प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर को करता है किसी का क्लासिफिकेशन का, उसे हम लोग टैक्सोनॉमी कहेंगे, राइट। नाउ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का बेसिक्स क्या है, किस आधार पे क्लासिफाई किया जाता है ऑर्गेनिजम्स को? नंबर 1 कैरेक्टराइजेशन एंड क्लास आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद है नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ये 3 बेसिक्स है जिसके आधार पे की क्लासिफिकेशन किया जाता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट किंगडम में, डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई किया जाता है। तो ये प्रत्येक चीज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है इसमें? टू आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टराइज एन अननोन ऑर्गेनिज्म बाय कंपेयरिंग इट विथ नोन ऑर्गेनिजम्स। मान लो कोई ऑर्गेनिजम्स मिलता है हमें, ठीक है, कोई ऑर्गेनिजम्स हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसे कंपेयर करते हैं जो हमारे पास नॉन ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, उससे इसको कंपेयर करते हैं। अगर हमें मिल रहा है कितना अलग है, अगर पूरा का पूरा मिल रहा है मतलब वही स्पीसीज है, कोई अलग नहीं है। अगर कुछ अलग है तो कितना अलग है, किस कैटेगरी में इसको शामिल करेंगे, किस क्लास में इसको शामिल करेंगे, दिस इज नॉन एज अ कैरेक्टराइजेशन।
एंड आइडेंटिफिकेशन। अगर मान लो इसमें किसी से मैचिंग नहीं हो रहा तो ये न्यू स्पीसीज होगा। अब उसका कुछ नोमेनक्लेचर करेंगे जो कि आगे देखेंगे हम लोग। तो ये हो गया कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। ये टेक्सोनॉमिकल एड से ये सब किया जाता है, हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रकार का टेक्सोनॉमिकल एड्स जिससे कि इसको कैरेक्टराइज एंड आइडेंटिफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को। And second point is a classification. It is the arrangement of organisms into groups or categories on the basis of their affinities or relationship. अब organisms के affinities या relationship के आधार पे कि वो कैसे एक दूसरे से related है या कैसे एक दूसरे से अलग है, कितना अलग है, उसके आधार पे हम लोग अलग अलग ग्रुप में अरेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स वेराइटी जो है, जितना भी डॉग्स है उसका कुछ कैरेक्टर है भाव भाव करने वाला, तो सबको सारे डॉग्स को एक ग्रुप में हम लोग शामिल कर देते हैं। जितना भी बकरियां हैं, गोट्स है, सबको एक ग्रुप में शामिल करते हैं। मतलब ये जो अलग अलग ग्रुप्स में अरेंज करते हैं ना, इसे ही हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? अब जो उसको एक प्रॉपर तरीके से नाम प्रोवाइड करते हैं हम लोग ऑर्गेनिजम्स को। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो मिला या अलग अलग स्पीसीज जो हुआ, तो जो ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल मिला उसे को आइडेंटिफाई करने के लिए एक जो स्पेसिफिक नाम दिया जाता है उसे ही नोमेनक्लेचर कहते हैं। और लेकिन हाँ, ये जो नाम दिया जाता है ये कुछ यूनिवर्सली इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस है, कुछ यूनिवर्सल इस्टेब्लिश्ड रूल है जो कि पूरा दुनिया का साइंटिस्ट उसी रूल को फॉलो करके नाम देगा ताकि एनोमली ना हो, नहीं तो पता चलेगा एक ही चीज का कई सारा नाम हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए जो भी ऑर्गेनिजम्स अब मिल रहा है उसको उसके नाम का दो पार्ट हुआ करता है। एक होता है जेनेरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। दैट इज ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन टू वर्ड्स नेम, दैट इज जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम। नाउ कमिंग टू द नोमेनक्लेचर। देख रहे हैं दिस मेथड ऑफ गिविंग नेम टू लिविंग बींग्स, ये लिविंग बींग्स को नाम देने की प्रोसेस है। ठीक है। टू टाइप्स ऑफ नेम्स आर गिवन टू द ऑर्गेनिजम्स, मतलब दो प्रकार का नाम दिया जाता है ऑर्गेनिजम्स को। कौन कौन सा है? कॉमन नेम एंड स्पेसिफिक नेम। ठीक है। कॉमन नेम एंड स्पेसिफिक नेम। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है कॉमन नेम एंड स्पेसिफिक नेम में? तो पहले हम लोग देखते हैं कॉमन और वर्नाकुलर नेम। ये कॉमन नेम या वर्नाकुलर नेम है क्या कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, अब अलग अलग जगह अलग अलग के लोग अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकारा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स ऑनियन, इंग्लिश में ऑनियन कहा जाता है, हिंदी में प्याज कहा जाता है, और उसी चीज का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। ठीक है। अगर हम लोग झींगा की बात करते हैं, कहीं पर उसी को झींगा कहा जाता है, कहीं पर उसे परोल कहा जाता है, कहीं पर घिया कहा जाता है, कहीं पर नेनुआ कहा जाता है। अलग अलग जगह के लोग उसे अलग अलग नाम से पुकारा। ठीक है। तो उसको जो लगा, वहां के लोगों को जो लगा कि इसका नाम ये चीज होना चाहिए, वो उसका वही नाम दे दिया। दिस दैट नेम इज नोन एज द कॉमन नेम और वर्नाकुलर नेम। अब एक ही चीज का अलग अलग जगह अलग अलग नाम होता है ना। तो अब है क्या कि अगर ऐसा रहा तब तो इतनी सारी, सिर्फ इंडिया की बात करें तो हजारों अलग अलग लैंग्वेजेज है, तो एक ही चीज का नाम भी हजारों होगा। तो लोकल लेवल पे सबका अलग अलग नाम है। अब एक जगह का आदमी जब दूसरे जगह जाएगा, एक साइंटिस्ट दूसरे जगह जब जाएगा, दूसरे चीज के बारे में स्टडी पता चलेगा, एक ही चीज को बार बार सब साइंटिस्ट लोग स्टडी कर रहा है। इसीलिए कॉमन नेम उतना एप्लीकेबल नहीं है। कॉमन नेम ओवरऑल कहें जो किसी पार्टिकुलर लैंग्वेज तक ही नाम सीमित है किसी प्लांट्स और एनिमल्स का, उसे उसका लोकल नेम या कॉमन नेम कहेंगे। ठीक है। तो ये पिकुलियर उस ऑर्गेनिज्म का कुछ पिकुलियर कैरेक्टर्स के आधार पे कहा देते हैं, जैसे कि कंदाइली, मतलब कोई चीज प्लांट्स है, कहीं पर उसको कंदाइली कहते हैं क्योंकि इसमें कांटा होता है। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स है, कुछ चीज है इससे दूध निकलता है, इसलिए इसको दोधक कह दिए। तो ये एक कॉमन नेम है बट नॉट यूनिमोसली एक्सेप्टेड। पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसीलिए कुछ ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए जो कि अलग अलग जगह अलग अलग उसका नाम हो। और इसके लिए तो काफी प्रॉब्लम होता है। तुम लोग भी अगर अलग अलग जगह गए होगे तो देखे भी होगे कि क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक
ठीक है। सो कॉमन नेम्स और वर्नाकुलर नेम्स, दीज नेम्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। कई बार इससे रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमें जानना जरूरी है क्या है। कॉमन नेम्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड लैंग्वेज टू लैंग्वेज। मतलब कॉमन नेम जो है अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग इसका नाम है। अगर एक रीजन से दूसरे रीजन में अगर हम लोग चले जाते हैं तो उसका नाम अलग हो जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मिल्क की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मिल्क कहते हैं, हिंदी में दूध कहते हैं, बंगाली में गाखिर कहते हैं, है ना। नाम बदल गया, लैंग्वेज के अनुसार नाम भी बदल गया। तो ये काफी डिफिकल्टी, रीजन टू रीजन बदल रहा है, तो साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को काफी प्रॉब्लम होगा। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को भी अलग अलग नाम देते हैं। फॉर एन ऑर्गेनिजम्स मे हैव सेवरल नेम्स इन अ गिवन लैंग्वेज। इवन एक ही लैंग्वेज में भी कई सारा नाम हो सकता है, ठीक है। ए कॉमन नेम मे हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड डिफरेंट एरियाज। अब एक ही कॉमन नेम जो है, एक ही नाम है, वही नाम से पुकार रहे हैं, लेकिन अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरिया में उसका मतलब अलग होता है ना, एक ही चीज का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं बनाना, नाम सुने होंगे बनाना, है ना। अब ये बनाना को बनाना कहते हैं, है ना, हिंदी में केला कहते हैं। अब दूसरा जगह जाओगे, इसी का मतलब केला का मतलब कुछ और हो जाता है, बंगाली में केला का मतलब कुछ और हो जाता है, असमीज में केला का मतलब कुछ और हो जाता है। तो नाम है ना, अब एक ही चीज है, अगर इस ढंग का प्रॉब्लम क्रिएट रहा, मतलब लैंग्वेज टू लैंग्वेज एक ही चीज, एक ही नाम है, अलग नाम से बोला जा रहा है। मैं एक कॉमन नेम बता रहा हूँ जो कि मेरे साथ दुर्घटना घटा था। मैं एक जो झींगा डिजाइन का वेजिटेबल्स होता है, उसको हमारे एरिया में उसे परोल कहा जाता था। मैं गया था पटना, मेरे जहाँ पे मैं रुका था उसके सामने में एक खेत था जिसमें कि उसकी खेती होती थी। मैं दूसरे लोगों के मुंह से सुनता था कि नेनुआ तोड़ दिया, नेनुआ, हाँ नेनुआ टर्म। हम जाते थे वहां से, देखते थे ये नेनुआ कौन सा चीज है, जाते थे हमको कुछ नेनुआ मिलता ही नहीं था। बस ऐसा है, जबकि हम वहां पर रोज देख रहे हैं, तो नाम बदल गया ना, चीज है वही। बाद में पता चला, हम पूछना पड़ गया मुझे, कहा कि ये नेनुआ होता क्या, तो बताया कुछ सामने जो है वही तो है, ये तो परोल है है ना। मतलब एक ही चीज का नाम अलग है, इवन एक ही नाम को दूसरे जगह उसका मीनिंग बदल जाता है ना। ए कॉमन नेम मे बी हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट एरियाज। अ रॉन्ग कॉमन नेम कैन नॉट बी इजीली करेक्टेड। और जो नाम ऑलरेडी, जो कॉमन नेम गलत है, उसको सुधारा नहीं जा सकता। जैसे जो बंगाली में केला को सुधार दे, केला वाला नाम को सुधारना ही मुश्किल है, फुल्ली इम्पॉसिबल। नाउ कमिंग टू द साइंटिफिक नेम्स, organisms must have a scientific name which is acceptable all over the world। मतलब कोई भी ऑर्गेनिजम्स है, उसका साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो कि पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड हो। सच नेमिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। और वो जो नेम हो, साइंटिफिक नेम, कुछ क्राइटेरिया और कुछ प्रिंसिपल्स ऐसा हो जो कि पूरे दुनिया में एक्सेप्टेड हो, पूरा दुनिया के लोग उससे एग्री करता हो। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ओनली वन नेम इज गिवन to an organism and description of the organism should help the other people to arrive at the name in any part of the world। मतलब है क्या कि वो नाम ऐसा होना चाहिए, पूरे दुनिया में उस चीज का एक ही साइंटिफिक नेम होना चाहिए, ताकि कोई भी आदमी उस नाम के द्वारा, उस डिस्क्रिप्शन के द्वारा उसके बारे में जान सके पूरी दुनिया में। दैट नेम मस्ट बी द साइंटिफिक नेम। ओके, ईच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंटिंग ए स्पीसीज is a given different names to distinguish it from the other। अब ये जो नाम दे रहे हैं, एक नाम एक ही प्रकार के स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता हो, जो नाम कि उसे दूसरे स्पीसीज से अलग करता हो। मतलब एक नाम एक ही स्पीसीज को दिया जाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मान लो इंडिया में सेम चीज को, जैसे फाइकस बंगालियंसिस, इंडिया में उसका नाम फाइकस बंगालियंसिस है और दूसरी दुनिया में उसका कुछ और नाम होगा। मैंगीफेरा इंडिका, इंडिया में उसका नाम मैंगीफेरा इंडिका है और अमेरिका में जाकर उसका नाम मैंगीफेरा अमेरिकाना हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मतलब पूरे दुनिया में एक ही नाम होना पड़ेगा और एक ही स्पीसीज को, जैसे मैंगीफेरा इंडिका मैंगो को बोलते हैं, तो मैंगीफेरा इंडिका सिर्फ मैंगो के लिए ही होना चाहिए, किसी दूसरे चीज के लिए नहीं होना चाहिए, ताकि एनोमली ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। One has to ensure that such a name has not been used earlier for any other organisms।
ये हो गया मतलब कोई दूसरे, और इस बात को भी इंश्योर करना चाहिए कि वो नाम किसी और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नहीं दिया गया। अब है कि द फॉलोइंग हैव बीन द प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिजम्स, और ये कुछ क्राइटेरियाज है, कुछ तरीका है जो कि साइंटिफिक नेम प्रोवाइड किया गया ऑर्गेनिजम्स को। पहला एक है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, दूसरा है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम के साथ साथ उसका पूरा का पूरा डिटेल ही रखा जाने लग गया था, और ये जो आया था बिफोर 1750 की बात है। 1750 के पहले का जो रिसर्चर्स हुआ करते थे, साइंटिस्ट लोग हुआ करते थे, वो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज किया। फॉर एग्जांपल क्राइसोफाइलम, क्रायोफाइलम, कैरियोफाइलम को नाम इस तरीके से दिया गया, कैरियोफाइलम सेक्साइलिस, सेक्सेटाइलिस, फोलिस, ग्रेमिनियस, एम्बेलेटस, कोरिम्बिस। अब भैया ये नाम आसान करने के बजाय ये तो और ज्यादा डिफिकल्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इतना बड़ा जो नाम रखा गया, पूरा डिस्क्रिप्शन इसके साथ में डाल दिया गया। इसका मतलब होता है कैरियोफाइलम ग्रोइंग ऑन रॉक्स हैविंग ग्रास लाइक लीव्स एंड अम्बेलेट कोरिम अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। हाँ, एंड सच लॉन्ग नेम्स कैन नॉट बी इजीली रिमेंबर्ड। भैया ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, उसको तो याद करने में अपना हालत खराब हो जाता है। ये पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर होगा, इतना बड़ा बड़ा नाम याद रखना, ये तो और ज्यादा, ये आसान करने के बजाय ये तो डिफिकल्टी ही बढ़ा दिया। पॉलिनोमियल ये आसान क्या करेगा, ऑर्गेनिज्म को पहचानना आसान कहाँ करेगा ये। कमी उसके बाद है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओकेजनली 3 वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड फॉर नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म स्पेशली द एनिमल्स। और कई बार क्या होता है, कभी कभी ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर 3 नाम यूज किया जाता है ऑर्गेनिज्म को नामकरण करने के लिए, जिसमें कि एक तो होता है जेनेरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक नेम। और ये भी जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर तक ठीक है, बाइनोमियल में यही दोनों चीज कहता है। इसमें ट्राइनोमियल में क्या है, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाता है सब स्पीसीज एपिथेट। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मॉडर्न नेम करते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, ये होमो जेनेरिक नेम है, स्पीसीज सेपियंस स्पेसिफिक नेम है, और सेपियंस ये सब स्पेसिफिक नेम है ना, मतलब जीनस स्पीसीज सब स्पीसीज को शामिल करता है। और दूसरा एग्जांपल अदर एग्जांपल्स ऑफ गोरिल्ला, 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 अकासिया, नीलोटिका, इंडिका, होमो सेपियंस सेपियंस, ये सब ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अभी तक हम लोग देख रहे थे साइंटिफिक नेमिंग का एक प्रोसेस होना चाहिए जो कि पूरी दुनिया के द्वारा एग्री किया जाना चाहिए, तो उसी अनुसार से रूल्स क्रिएट किया गया, रूल्स एक्सेप्ट किया गया नाम देने की, साइंटिफिक नेम देने की। ठीक है, तो ये नाम का कुछ तरीका है जो कि आपने को याद रखना है। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाया करता है, प्लस रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, सो नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। नाम जो है नॉर्मली वो लैटिन में होता है और उसे इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक है, लैटिन में नाम होता है, इटैलिक में लिखा जाता है। इफ लैटिन वर्जन इज नॉट अवेलेबल देन नेम्स आर लैटिनाइज्ड। अगर लैटिन वर्जन अवेलेबल नहीं है, लैटिन में अगर नहीं है तो उसको लैटिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, बाइनोमियल कंसिस्ट ऑफ जीनस एंड स्पीसीज एपिथेट। जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर उसमें जीनस और स्पीसीज एपिथेट को यूज करेंगे, मतलब जीनस नाम को टर्म को डालेंगे और स्पेसिफिक नेम को यूज करेंगे। नेम ऑफ जीनस ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर while names of species start with small letter। मतलब नाम जो जीनस का है कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे और स्पेसिफिक नेम जो होता है स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, तो उसमें एम कैपिटल होगा और इंडिका स्मॉल से स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से नाम हम लोग लिखेंगे। इफ नेम्स आर हैंड रिटेन, नेम्स ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, नेम ऑफ स्पीसीज आर सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो इटैलिक में लिखना, और टेढ़ा टेढ़ा करके जो रहता है उसे इटैलिक कहते हैं। अगर हम लोग हाथ से लिख रहे हैं तो इटैलिक में लिखना नॉट पॉसिबल एट ऑल। इसीलिए क्या करेंगे, जीनस नेम को अलग और स्पेसिफिक नेम को अलग अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मैंगीफेरा इंडिका जो लिखे हैं, मैंगीफेरा को अलग अंडरलाइन किए, इंडिका को अलग से अंडरलाइन किए हैं। तो इस तरीके से लिखना होगा अपने को। उसके बाद है द नेम ऑफ ऑथर्स कम्स आफ्टर द नेम ऑफ स्पीसीज जनरली रिटेन इन एब्रिएटेड फ्रॉम इन रोमन। उसके बाद जो ऑथर है जो कि वो नाम को दिया है, ठीक है, तो जो उसको नाम दिया उसके नाम को एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे लिनियस ने जिसको नाम दिया है
तो उसके लास्ट में इपिथेट रोमन में लिखना है, लिन लिख देंगे या लिनियस लिख देंगे। सो बाइनोमियल अलोंग विद द नेम ऑफ ऑथर इज रेफर्ड एज बाइनोमियल इपिथेट। अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम लोग ऑथर का नाम भी अगर ऐड कर रहे हैं तो उसे हम लोग बाइनोमियल इपिथेट कहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को अपने को याद रखना है और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन जीनस एंड स्पीसीज इज फ्रॉम 12 to 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब किसी का नाम अगर देखें तो मैक्सिमम जो उसमें लेटर का यूज करेंगे अल्फाबेट का वो मैक्सिमम 12 होना चाहिए और मिनिमम 3 होना चाहिए। 3 से कम होगा तो भी नहीं चलेगा, 12 से ज्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा, ये रूल है। If name of species consists of 2 words, then 2 words are joined by putting a hyphen between the 2 words. अगर मान लो किसी का नाम 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है तो दोनों के बीच में हाइफन दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, तो हिबिस्कस जो है जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक नाम है उसका रोजा साइनेंसिस, इसीलिए दोनों के बीच में हाइफन दे दिए। ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस चाइना रोज को कहते हैं या शो ए फ्लावर को कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी इज फॉलोड, और प्रायोरिटी के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। क्या है? द फर्स्ट वैलिड पब्लिश्ड नेम इज एक्सेप्टेड एज बाइनोमियल एंड रेस्ट आर कंसीडर्ड एज सिनोनिम्स। जो पहला नाम उसका पब्लिश्ड किया गया है ऑथर के द्वारा या किसी के द्वारा, उसे बाइनोमियल नेम के रूप में एक्सेप्ट करेंगे और उसके अलावा जितना भी नाम दिया जाएगा उसे उसका सिनोनिम के रूप में यूज करेंगे, उसको बाइनोमियल के रूप में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब उसी में रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर में टॉटोनिम्स आता है एक टर्म। टॉटोनिम्स क्या होता है? टॉटोनिम्स दैट इज व्हेन नेम्स ऑफ जीनस एंड स्पीसीज आर सेम are not accepted in ICBN but accepted in ICZN। मतलब टोटोनिम्स को ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, बट इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में एक्सेप्ट किया जाता है। मतलब एक ही नाम, जैसे कि अभी गोरिल्ला 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 देखे थे ना, एक ही है तो जूलॉजी में उसको एक्सेप्ट किया गया, लेकिन उस तरीके का नाम बॉटनी में नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स मेलस मेलस एप्पल एंड रेटस रेटस ऐसा यूज नहीं किया जाता, नॉट एक्सेप्टेड। होमोनिम्स आर इलेजिटिमेट, दैट इज ए सिंगल नेम इज गिवन टू 2 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। मतलब 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अगर एक ही नाम दिया जा रहा है तो उसे होमोनिम्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स प्रूनस दुलसी, ये एलमंड और प्लम दोनों के लिए सेम नेम यूज करता है, प्रूनस दुलसी, राइट। सो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट जुड़े। अभी हम लोग का फर्स्ट ईयर का ओनली 3 क्लासेस में आज तीसरा क्लास था और इसीलिए अभी थोड़ा सा स्लो है। आगे चल के हमारा स्पीड बढ़ेगा और हमारा जब ज्यादा स्टूडेंट आ जाएगा, लगभग 10 के आसपास लाइव स्टूडेंट रहने लग जाएगा, तो हम लोग क्लास के जस्ट बाद मेंटी क्विज क्या करेंगे, जिसमें कि हम लोग डेली जैसे आज जो क्लास था इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्विज। सो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, विद्या बांटने का चीज है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो अपने साथ साथ और भी अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, अपने फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करे और क्लासेस में जुटे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है? दीप शाह, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? दीप शाह हो या चले गए? पिजेंट रॉय कोई प्रॉब्लम नहीं है? और तो ठीक है, सभी लोग शेयर जरूर करना, जो भी अभी देख रहे हो या बाद में देख रहे हो, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। और आगे से जब 10 के आसपास हमारा लाइव स्टूडेंट आ जाएगा तो प्रत्येक दिन हम लोग मेंटी क्विज करेंगे, मतलब इसके जस्ट बाद MCQ प्रैक्टिस करेंगे, ताकि किसी भी कंडीशन में हमारा नीट छूटने ना पाए, क्योंकि नीट के एग्जाम में 11 और 12 दोनों से क्वेश्चन आता है। बहुत सारा स्टूडेंट ये गलती करता है। अच्छा, आर्यन रॉय है, ओके, पिजेंट रॉय इज आर्यन रॉय, ओके। तो ठीक है, तुम लोग इसे शेयर कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी बोलना जुड़ने के लिए साथ में, और क्लास अटेंड करने के लिए। प्रत्येक दिन संडे टू फ्राइडे हमारा क्लास होता है क्लास 11 का 9 बजे से, और क्लास 12 का संडे टू फ्राइडे 7 बजे से। ओके, बाय।
बाय स्टूडेंट्स।